हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपन सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी आशंकाएं थीं फंड थ्योरी को लेकर, अब वो आशंकाएं काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। अब सवाल ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे जो एडवोकेट्स हैं फंड थ्योरी के जाल में फंसते हैं, तो ये उनकी गलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चैप्टर 3 है द फंड का और 5 से लेकर 13 तक जो रेगुलेशन उसको आपको पढ़ा जाए तो ये और ही कुछ पिक्चर देता है। वो पिक्चर नहीं देता जो पिक्चर हमको पढ़ाया गया। और इस पिक्चर को पढ़ाने के लिए आईबीए और यूएफबी मिलकर के काम किया नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि साथ में तो आपके सोर्सेज में फंड का पैसा कहाँ से आएगा। और 11 में एक प्रकार की हिदायत है कि एक्चुअली 31 मार्च को उसका मूल्यांकन करके पैसे की व्यवस्था करेगा शॉर्टफॉल की। लेकिन यदि कुछ भी नहीं हो तो रेगुलेशन 5 को पढ़ लो। 5 में ही इतना क्लियर हो जाता है कि वी आर नॉट कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंड एट ऑल। इतना बढ़िया रेगुलेशन बनाया गया काफी मेहनत करके। 1993 का एग्रीमेंट, स्मॉल कम्युनिटी की मेहनत, आईबीए की उस समय मेहनत, उसके बाद में 1995 का रेगुलेशन, बड़ा सशक्त रेगुलेशन, कहीं भी कोई कसर नहीं है। अपडेशन का रेगुलेशन उसमें है। प्रॉब्लम कहीं आती है तो उसमें एक ब्रिज है, सीसीएस रूल्स 1970 पहुंचने के लिए रेगुलेशन 56 है। और उसके अलावा अपडेशन ऑन द आरबीआई लाइन्स भी इसमें है। सब कुछ है। सबको तोड़ मरोड़ करने के लिए। इस पाकिस्तान में होता है ना, झूठ बोलना, इंडिया के खिलाफ अफवाह फैलाना, अपना वर्चस्व जमाना, लगभग यही काम हमारी यूनियनों ने किया। अब मैं वहां न जा करके बताऊंगा। अब मैंने और लिए इसके 5, 6, 8 और 9 4 रेगुलेशन को लिया मैंने। रेगुलेशन 1995 से ही। वैसे तो नॉर्मली बता दिया था आपको, आज हम इसको थोड़ा देखेंगे। रेगुलेशन 5 में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंड। जो ये पेंशन फंड बन रहा है, जो ट्रस्टी के अंतर बनेगा, वो कैसे बनेगा। और ये बैंक ऑफ इंडिया का है, लेकिन सारे जितने भी जो हैं जो रेगुलेशन है सारे के सारे एक जैसे ही हैं, क्योंकि ये आईबीए की समन्वित और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से बने हुए हैं। द बैंक शैल कंस्टिट्यूट ए फंड टू बी कॉल्ड द बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज पेंशन फंड। इसी प्रकार इलाहाबाद का कैनरा बैंक का कैनरा बैंक एम्प्लॉयज पेंशन फंड, और उसका बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा लग जाएगा, बस ये बैंक बदल जाएगा, वो वही रहेगा। अंडर एन इररिवोकेबल ट्रस्ट, यानी बैंक एक फंड को बनाएगा जो कहलाएगा बैंक ऑफ इंडिया पेंशन फंड। ठीक है, अंडर एन इररिवोकेबल ट्रस्ट, और ट्रस्ट बनेगा इररिवोकेबल, यानी उस ट्रस्ट को ये खत्म नहीं कर सकते कि एक बार आपने बना दिया और बाद में बोला हम इसको बढ़ दे। क्योंकि ट्रस्ट जो प्रकार के होते हैं, रिवोकल, इररिवोकेबल। रिवोकल वो कभी चाहे कब खत्म किया जा सकता है, उसका पर्पज पूरा हो जाए, या उसका पर्पज प्रॉपरली पूरा नहीं हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है। इररिवोकेबल को जब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक एक भी पेंशनर पेंशन लेने के लिए है। और वो उसको 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ये क्या नोटिफाइड, पुरानी बात है 1995 की, 120 दिन के बंदा है। एक तो ये खाता बैंक बनाएगा, भारत सरकार नहीं मेरे बैंक बनाएगा। अब जो भारत सरकार के बैंकों में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा है वो सरकार को रिप्रेजेंट करता है। द फंड शैल हैव फॉर इट्स सोल पर्पज फॉर प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ पेंशन फैमिली। एक तो पेंशन देंगे, एक फैमिली पेंशन देंगे, अकॉर्डेंस विद दी रेगुलेशंस एम्प्लॉय। और उसके लिए एक पेंशन को पेंशन देंगे और फैमिली पेंशन देंगे, जो रूल्स उसमें बने हो उसके अनुसार। दूसरा काम ये होगा, ये किसका काम होगा, फंड का। फंड का कंस्टिट्यूट होगा, बैंक बनाएगा। बैंक जो फंड का काम है, उस फंड में से जो आपके ये जो ट्रस्टी होंगे केवल जो पेंशन देंगे और फैमिली पेंशन इनको देंगे। तीसरे को जब हम पढ़ते हैं, भाई पैसा तो दोगे आप, लेकिन पैसा कहां से आएगा। इसी में 5.3 का पढ़ा, तो बैंक शैल बी कंट्रीब्यूटेड टू द फंड। फर्स्ट का फंड का कंट्रीब्यूशन बैंक से करेगा। अब इतना ही होता, और रेगुलेशन 11 में नहीं होता, इतना ही काफी था। लेकिन रेगुलेशन 11 में हर 31 मार्च को बैंक एक एक्चुअरी बिठाएगा, कैलकुलेशन कराएगा, देखेगा भैया मामला तो ठीक ठाक है, कोई शॉर्टफॉल तो नहीं है। उसके बेस पर यहाँ पास, यानी
जो सब क्लॉज 3 और 5 में दे रखा है, इधर रखा है, एंड शैल एंश्योर दैट सफिशिएंट सम्स आर प्लेस्ड इन इट टू एनेबल द ट्रस्टी, और ये एंश्योर करेगा कि इसमें सफिशिएंट फंड है जिससे ट्रस्टीज पेंशन और फैमिली पेंशन दे सकें। भैया एक बात बताइए मेरे को, ये पहले ही वाला पढ़ लो आप, इसमें कोई फंड का ऐसा फंडा है कि फंड कम है, फंड ज़्यादा है और फंड की पोजीशन है, ये है और इतना फंड पड़ा हुआ है, इसमें कहीं कहा गया है कि भैया तुम क्या नाम पेंशन लेने के लिए तुम फंड की पोजीशन देखोगे, ये देखोगे? सीधा सीधा है, एक फंड बने, एक ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट के नीचे फंड, पेंशन फंड होगा, पेंशन फंड से पेंशन दी जाएगी, फैमिली पेंशन दी जाएगी, और इस फंड में सफिशिएंट पैसा है उसका एंश्योर बैंक करेगा। अब मुझे तो नहीं लगता इस रेगुलेशन में कोई किसी प्रकार की कमी है। अब हम चलते हैं आगे, लायबिलिटी ऑफ द प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट। प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट की लायबिलिटी क्या है? 2 ही लायबिलिटी है उनकी। पैसा बैंक देगा, बैंक कह रहा है भैया जो हम पैसा देंगे उसे तुम्हें क्या करना है, एक तो उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है, उसमें तुम्हारे पास सरप्लस में पड़ा है तो उसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट के अलावा जो बेनिफिशियरीज हैं यानी फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स, उनको आपको पेंशन का पेमेंट करना है। इसमें यह नहीं लिखा है कि एक बार जब आप तुम पेंशन जाओगे तो उसी समय ये कहीं अपडेट नहीं होगी, ये नहीं होगी, या अपडेशन होगा तो उसका पैसा कहाँ से, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। पेंशन की बात हो रही है, और जब पेंशन की बात हो रही है तो आपकी जो बेसिक पेंशन और जो उसका जो रिवीजन है, अपडेशन, दे आर इनसेपरेबल। वो बेज सेटलमेंट के साथ बढ़ेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में वो सीपीसी के साथ बढ़ती है। ये काम है बस, उसमें जो ट्रस्ट का काम है ये। आगे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब आप देखिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो होंगे, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट लेस देन 3, 3 से कम नहीं होंगे, 9 से ज़्यादा नहीं होंगे, एज में भी डिटरमेंट, और इसको बोर्ड डिटायर करेगा और अपॉइंटमेंट ये करेगा। अब ट्रस्टी होंगे 3 से कम नहीं और 9 से ज़्यादा नहीं। अपॉइंटमेंट कौन है? बैंक। जब बैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जब किसी चीज़ की अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक दूसरी अथॉरिटी होती है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होल सोल रेस्पॉन्सिबल होती है, ताकत होती है, पावर होती है उसके पास में कि वो कुछ भी कर सकती है। जब इन ट्रस्ट को अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही बैंक के पास है तो बैंक ही कर रही है सारा का सारा, उनकी व्यवस्था बना दी है अलग से, और कुछ नहीं है। इतना कर दिया भी इररिवोकेबल ट्रस्ट रहेगा जब तक पेंशन में लगी है, खत्म नहीं होगा, इसमें पैसा जाता रहेगा। यानी बैंक साइड में बैठा हुआ और वहां से पैसे का फिरो बैंक कर रहा है। कौन कह सकता है इसमें क्या नाम पैसा कहां से आएगा? अभी कोई डाउट रह गया कि ये कहां, इसका मतलब ये हो गया कि बैंक सर्विस कंट्रीब्यूटर 2010 में इन जो लोगों ने पैसा लिया था बेईमानी से 18 करोड़, वो गलत लिया था और एक झूठे एक्चुअली बिठाए गए, और वो भी यूएफबीयू की मदद से और ये बैंक का चलन की मदद से। और उसके बाद जैसे हमसे लूट लिया गया, जो पैसा मिलना था हमको एरियर का बेस सेटलमेंट में, उसको सारे को जितना देना था उसका वापस ले लिया, और लेने के बाद फिर उन्हीं एक्चुअली से ने फिर रिपोर्ट ले ली कि नहीं शॉर्टेज तो नहीं है। फिर शॉर्टेज नहीं है, हमारा पैसा क्यों नहीं लौटाया भाई? पैसा लुटवाना था। ये ऐसे ऐसे बढ़िया काम करता है व्यक्ति। उसके बाद द बैंक शैल नॉमिनेट वन ऑफ द ट्रस्टीज टू बी चेयर, और इनमें से जो आएंगे बैंक उनमें से एक आदमी को चेयरमैन नियुक्त कर देगा और एक वाइस चेयरमैन नियुक्त कर देगा, एक्टिंग चेयरमैन कर देगा। ट्रस्ट टू कैरी आउट द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, और ट्रस्ट बैंक की डायरेक्शन पे काम करेंगे, यानी उनको इंडिपेंडेंट काम नहीं है। अब इससे बढ़िया और क्या चाहिए? मतलब ट्रस्ट को काम ही बैंक की डायरेक्शन पे करना है तो सीधा साधा है, आप रेगुलेशन 9 का सहारा लेकर के, और कोर्ट भी ये कहा जा सकता है कि सब बैंक ही करेंगे जो कुछ करना है, और जो ट्रस्टीज जो हैं जो पेमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक भी काम कर रहे हैं, वो केवल और केवल बैंक के डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं। जब बैंक के डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं, बैंक ने ही बोर्ड को बनाया, बैंक ही पैसा देगा, फिर भाई हमसे किस बात के लिए पूछ रहे हो शॉर्टेज ऑफ फंड? फिर तो सही कहा है शुक्ला साहब ने कि जो रायता फैलाया था शुरू में पेंशन फंड का जिक्र करके, वो डिटेल दे करके, उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये पढ़ाया गया हमको, यही पढ़ा। हमने सोचा बहुत ज़्यादा फंड पड़ा हुआ है, हम शायद जाकर कोर्ट को इम्प्रेस कर लेंगे और कोर्ट बड़ा इम्प्रेस हो जाएगा और बोलेगा ठीक है इनकी पेंशन अपडेशन कर दो। क्या यार, कोई अनबाइज व्यक्ति भी, क्या इलॉजिकल बात अनबाइज व्यक्ति कह सकता है? अरे जब तक आपका कोई रेगुलेशन नहीं है, आप ये पैसा भी नहीं ले सकते वहाँ से। फंड आपको 20 लाख करोड़ का होगा तब भी नहीं ले सकते हो।
रेगुलेशन में कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि आपका 20 लाख करोड़ का फंड होगा तो अपडेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा? कहीं लिखा है? कहीं वो लिख भी नहीं सकते। इलॉजिकल चीज है, इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल को नहीं लिखा जा सकता। हमारा जो रेगुलेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है, लॉफुल है। और इन चीज़ों को इस प्रकार कहना कि फंड पे आधारित है, ये क्या नाम है आपका अपडेशन, ये वो टोटल इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनरीजनेबल है। हर चीज़ ऐसे नहीं चल जाती, रीजन से चलती है। सारा का सारा जो हमारा कानून है वो रीजन पे बना हुआ है। हमारे यहाँ कोई कानून नहीं था, कोई एक्ट नहीं था, सारे के सारे अंग्रेजों के टाइम पे आके बने। लेकिन जिन्होंने देखा कि जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस थी और कस्टमरी प्रैक्टिसेस को लेकर में एक्ट में रख दिया। आज भी वही है, जो कस्टमरी प्रैक्टिस है उनको लॉ में रखा हुआ है। या किसी क्षेत्र में जाकर के देख लो, ऑलरेडी थी, लोग आपस बिना ही लिखे मानते थे, एम्प्लॉयड थे सारा का सारा। आज तो चलो लिखित में आ गया, लेकिन उस चीज के पीछे रीजन हुआ करता था। ये कोई रीजन है इसके पीछे? भाई फंड नहीं है, ऑपरेशन नहीं करेंगे, कोई इडियट ही कह सकता है इस काम को। और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार कोई वहां पर बाइक आएगा, और मुझे नहीं लगता कि ध्रुव मेहता या तुषार मेहता साहब इस प्रकार की कोई बातें कोर्ट में लाएंगे। कोई छोटे मोटे छोटे भैया वकील ला सकते हैं इस बात को, वो नहीं लाएंगे कभी भी। और इस प्रकार की कोई बात भी आती है, पहले तो ये कि फंड की पोजीशन देखी जाए तो लोग कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, अच्छी खासी पोजीशन है, लेकिन वो हमारा काम ही नहीं है। फंड में यदि कोई कमी बेसी होती है, इसका पूरा का पूरा फंड और इंस्ट्रक्शंस बैंक के हैं दोनों को। फंड ही नहीं, बैंक फंड ही नहीं देगा। होल सोल कंप्लीट कंट्रोल, मैनेजमेंट, सुपरविजन, सुपरिंटेंडेंस केवल और केवल बैंक का है। बैंक ही पैसा देगा, बैंक ही इंस्ट्रक्शन देगा, बैंक ही इनको कंट्रोल करेगा, बैंक ही इनको हटाएगा, अपॉइंट करेगा, जो कुछ करेगा बैंक करेगा। फिर हमारा काम कहाँ है यहाँ पे? शायद मुझे ऐसा लगता है हमारे जो वकील हैं उसके फंड वाले चीज़ को, इसका लीगल इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, इसकी एग्जीक्यूटिव साइड, इसकी फाइनेंशियल साइड, इसकी लीगल साइड सारी अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।